आपके जो एक्सपर्ट सर लोग हैं बताए बहुत कुछ। हम जो है आज उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। हम जो बताने जा रहे हैं और बहुत साधारण चीज़ें हैं जो सबके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, आप लोग, हम सभी लोग क्या हैं? मनुष्य हैं, इंसान हैं। हम लोगों ने पढ़ा है समाजशास्त्र में, राजनीति विज्ञान में कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। क्या है? डिफरेंस क्या है? अन्य जीवों में और मनुष्य में क्या अंतर है? यही डिफरेंस पैदा करता है विवेकशीलता, कि अर्थात मनुष्य बुद्धिमान होता है। वह अपनी स्किल को डेवलप करके बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लेकिन अन्य जीव, जो और जीव जंतु हैं जैसे हाथी, घोड़ा, कुत्ते, बिल्ली, इस सृष्टि में लाखों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और जीवों में ये डिफरेंस नहीं होता है। यह अवसर किसको मिला है? मनुष्य को। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों? क्योंकि मनुष्य विवेकशील है। आप अगर किसी और जीव जंतु का जन्म पाएंगे तो आपके पास और कुछ करने की स्कोप नहीं है। लेकिन मानव का जीवन एक ऐसा जीवन है जहां पर आपको बहुत कुछ करने का स्कोप है। कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य का जीवन पाने के लिए। देवता भी तरसते हैं कि काश हम भी मनुष्य होते। इसीलिए देवताओं ने समय समय पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। पढ़े होंगे शास्त्रों में। क्यों? अवतार लिया उन्होंने कि हम भी मनुष्य का जीवन जिए और अपना नाम रोशन करें। इसीलिए देखिए, हम लोग देखते हैं कि एक मनुष्य ऐसा है जो भीख मांग रहा है, एक मनुष्य ऐसा है जो मजदूरी कर रहा है, एक मनुष्य ऐसा है जो टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन है कि नहीं? कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई राजा है तो कोई प्रजा है, कोई न्यायाधीश बना है तो कोई चोर भी है कि नहीं? यस सर। तो हमारे पास बहुत स्कोप है। अर्थात मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो बन सकता है, लेकिन जो चाहेगा वही बनेगा। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों ने कुछ चाहा है और जो चाहा है वो निश्चित रूप से सबसे अच्छा है। आप लोग चाहते तो कहते मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन आपने क्या चाहा है? इस देश की सुरक्षा करना है, इस समाज की सुरक्षा करना है, आपने वो चाहा है। ये पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपने चाहा है, जो आपने सोचा है अपने लाइफ में कर गुजरने का। तो इसलिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोगों की तालियों से मैं चाहता हूं स्वागत किया जाए। अब जो आपने चाहा है, जो आपने सोचा है, वह कैसे पूरा होगा? वहां तक कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए हम लोग आपको एक रास्ता दिखाने का काम करेंगे। मेहनत आपको करनी है, परिश्रम आपको करना है। हम नहीं दौड़ेंगे फील्ड में, हम आपके बराबर दौड़ भी नहीं सकते, लेकिन आपको मोटिवेट करने का काम करेंगे, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम करेंगे, आपको जागरूक करेंगे, आपके अंदर जोश भरेंगे, आपको गलत रास्ते से हटा करके सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे। हमारा इतना काम है, बस करना सब कुछ आपको ही है, क्योंकि आपने सही रास्ता चुना है। कहा जाता है लाइफ में सक्सेस होने के लिए, लाइफ में सफल होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है? गोल सेटिंग, लक्ष्य का निर्धारण, लक्ष्य का चुनाव।
तो आप लोगों ने वो कर लिया है। आज रविवारी अवकाश है और इस रविवारी अवकाश में भी आप सभी लोग यहाँ तक आए हैं। निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय है और इससे यह साबित होता है कि आपने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को पाने के लिए कितना बेताब है, कितना तत्पर है। इस बात को आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर? तभी आप लोग यहां प्रेजेंट हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा कदम है। ये आपने लक्ष्य बनाया, लक्ष्य के बारे में सोचा और लक्ष्य को पाने के लिए आप प्रयासरत हैं। कहा गया है कि अगर ईमानदारी से और निष्ठा से, समर्पण से लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है। इवन देवताओं को भी देना पड़ेगा आपको। आपकी तपस्या, आपका परिश्रम, आपकी लगन देवताओं को भी आपका लक्ष्य पूरा करने के लिए बाध्य करेगी। सर, ईश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं कर्म के अनुसार फल देने के लिए बाध्य हूं। कर्म के अनुसार फल देने के लिए ईश्वर भी बाध्य हैं, मजबूर हैं। तो इसलिए अगर आप लोग ईमानदारी से, निष्ठा से अपना कर्म करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका जो लक्ष्य है वो अवश्य पूरा होगा। अब लक्ष्य के बाद दूसरा नंबर आता है सफलता प्राप्त करने के लिए पक्का इरादा, फर्म डिटर्मिनेशन। पक्का इरादा, आपके इरादे, आपका विल पावर। कहा गया है कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाह है वहां राह है। तो अगर आपने लक्ष्य बना लिया है, आपके इरादे पक्के हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपके लक्ष्य से कोई भी बेदखल नहीं कर सकता है। आप अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। तीसरी चीज आती है कठोर परिश्रम। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा। आपने जो लक्ष्य बनाया है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। जैसा कि आप लोग महसूस कर रहे होंगे, अभी जुनेद सर ने क्या बताया कि कुछ बच्चे अभी नहीं कर पा रहे हैं, थक जा रहे हैं। मेजर सुल्तान सिंह ने क्या बताया आप लोगों को कि जब आप थक जाते हैं, जब आपको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, उसके बाद का जो प्रयास होता है वही प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। जब आपको लगे कि अब हम नहीं कर सकते, आई कैन नॉट डू, उसके बाद फिर सोचिए नहीं मैं कर सकता हूं, कम से कम 1-2 पुशअप तो और कर ही सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी जो स्टेमिना है वह स्टेमिना इंक्रीज होगी और बढ़ेगी। आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना सर? एक मैं आपको कहानी बताता हूं। इलाहाबाद में एक स्टूडेंट गया सिविल सेवा की तैयारी करने कि उसने अपना लक्ष्य बनाया, मुझे सिविल सेवा में जाना है। उसने तैयारी किया, 8 साल तैयारी किया, 10 साल तैयारी किया, 15 साल तैयारी किया, 20 साल लगा रहा। 45 ईयर लास्ट एज होती है, 40-42 साल का हो गया। वो हार गया, कहा कि मेरा नहीं हो सकता। उसके मन में एक विचार आया कि अब जीना मेरा ठीक नहीं है, हमको अब मर जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? क्योंकि वो 20 साल पढ़ाई की, मेहनत किया, नहीं हो पाया, निराश हो गया। वो चला गया आत्महत्या करने, एक पहाड़ पर चढ़ गया। एक पहाड़ी पर चढ़ गया, काफी दूर जाकर के विंध्याचल। अब सोचा कि मैं यहीं कूद के अब जान दे दूंगा अपना, ये सोच रहा था। जब वो ये सोच रहा था, उसने देखा कि पहाड़ी पर ही एक आदमी हथौड़ा लेकर के एक बहुत बड़े पहाड़ पर हथौड़े से वार कर रहा था।
क्या कर रहा था? हथौड़े से वार करके उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा था उस चट्टान को। और चट्टान बहुत बड़ी थी, विशाल थी। वह वार पे वार करता जा रहा था, वार पे वार करता जा रहा था। वो देखता रहा, उसको भी मजा आने लगा देख देख करके। वो फिर भूल गया कि हमको आत्महत्या भी करनी है। वो देखता रहा उसको, देखते देखते हजारों प्रयास के बाद भी उस चट्टान पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन वो जो पत्थर तोड़ने वाला इंसान था, वह इतना दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हम इसको तोड़ करके ही मानेंगे। वो वार करता रहा, कोई असर नहीं। फिर करते करते एक आखिरी वार ऐसा हुआ कि वो चट्टान टूट करके गिर गई। तो वह आखिरी वार कौन सा होगा यह कोई नहीं जानता है। आखिरी प्रयास हथौड़े का कौन सा होगा, वो कितनी बार के बाद आएगा, ये लाइफ में कोई नहीं जानता है। तो इसलिए कभी निराश मत होना, अपने प्रयासों में कभी कमी मत करना। इंड कहते हैं, कभी इंड हो गया कहते हो ना, जब फिल्म देखते होगे तो लास्ट में क्या लिखा था? द इंड। आता है कि नहीं आता है? तो इंड का मतलब क्या होता है? अंत। मैं कहता हूं कि अंत नहीं होता है। इंड में स्पेलिंग क्या है? END। मैं कहता हूं ई मतलब एफर्ट। ई का मतलब एफर्ट। एफर्ट मीन्स प्रयास। एफर्ट का मतलब क्या होता है? प्रयास करना, ट्राई करना। और एन का मतलब क्या होता है? नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। और डी का मतलब क्या होता है? डाई। डाई मतलब मरना। एफर्ट नेवर डाई। इंड का मतलब क्या होता है? एफर्ट नेवर डाई। प्रयास कभी नहीं मरता है। इंड का मतलब ये होता है, अंत नहीं होता है। आज से आप लोग इंड की जो मीनिंग है वो चेंज कर लीजिए। अगर आपको लाइफ में अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पाना है, तो आपसे यह निश्चय कर लीजिए कि हमारे लाइफ में, हमारी डिक्शनरी में इंड शब्द नहीं है। इंड का मतलब एफर्ट नेवर डाई। प्रयास कभी नहीं मरता है। समझ रहे ना? बोलिए। जैसे ये बल्ब चमक रहा है, ये ट्यूबलाइट चमकती है, किसने बनाया था इसको? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने कितनी बार एफर्ट किया था? 1200 बार। अगर वह 1199 बार एफर्ट करने के बाद ये मान लेता कि अब नहीं होगा, तो 1200 बार नहीं करता ना। और अगर वह 1200वीं बार नहीं करता तो ये हमारे बीच में आज होता? क्यों नहीं होता? तो क्या उसको ये पता था कि हमको 1200 बार ही करना पड़ेगा? नहीं पता था ना। तो इसीलिए एफर्ट नेवर डाई। प्रयास कभी नहीं खत्म होता है। आप लोग निरंतर प्रयास करेंगे टारगेट बना करके अपना, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक दिन जरूर मिलेगी। कब मिलेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। किसी को जल्दी मिल सकती है, किसी को देर में मिल सकती है, लेकिन मिलेगी जरूर। और मैं समझता हूं कि इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सफलता जल्दी भी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में या लाइफ में, कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं तो कुछ लोग बहुत बाद में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके प्रयासों की जो गणना है, जो काउंटिंग है, जब वो पूरी हो जाएगी तभी आपको सफलता मिलेगी। वह जो हथौड़ा मार रहा था, अगर उसको पता होता कि हम 1000 मारेंगे, 2000 बार मारेंगे, टूट जाएगा, तो वो आसानी से कर लेता, कभी निराश नहीं होता। उसको पता नहीं है, वो प्रयास करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो इसी तरीके से
आपको प्रयास करना है, एफर्ट करना है। जब हम सभी लोग एफर्ट करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो हमने क्या बताया, सफलता प्राप्त करने का 3 तरीका क्या है। पहला है गोल सेटिंग, दूसरा है पक्का इरादा, तीसरा है कठोर परिश्रम। ये वर्ड आप लोग याद कर लो, लिख लो डिक्शनरी में, अपने डायरी में। गोल सेटिंग कर लिया आपने, क्या कर लिया, कर लिया, ये सबको पता चल गया कि आप लोगों ने डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर ली। आपका गोल है डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, आपको ऑफिसर बनना है। देश की सुरक्षा के साथ एक सम्मानजनक जिंदगी जीना है। आपको उन 130 करोड़ भारतीयों में से कुछ हजार भारतीयों में से एक होना है। हमारे देश में लाखों की संख्या में पूरी पुलिस फोर्स है बस। तो देश की आबादी कितनी है, 135 करोड़। अगर आप 135 करोड़ में से कुछ संख्या में आना चाहते हैं तो आपको उन लोगों की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। और जो करेगा वो बनेगा, निश्चित बनेगा। तो आप लोगों को यह एकदम कभी भी विचलित नहीं होना है। मनुष्य के जीवन में तमाम बाधाएं आती हैं और वह बाधाएं आपकी परीक्षा लेती हैं। क्या लेती हैं, परीक्षा, टेस्ट होता है नहीं, टेस्ट होता है। यस सर। जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, उड़ान भरता है, तो उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। पहली बात तो एटमॉस्फेयर से जूझना पड़ता है। ग्रेविटेशन फोर्स किसी भी वस्तु को नीचे खींचती है और उसको ऊपर जाना है, उल्टा बहना है। क्यों? तो जब उसको उल्टा जाना है, ग्रेविटेशन फोर्स को भी तोड़ना है, एटमॉस्फेयर के तमाम कंडीशंस को तोड़ना है, जो उसका अपना खुद का वजन है उसको भी लेकर उड़ना है, तो उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तभी तो हवाई जहाज कहलाता है। सर क्या दुनिया की हर वक्त हवाई जहाज है? नो सर। नहीं ना है, संख्या में कम है। तो आपको हवाई जहाज की तरफ टेक ऑफ करना है। जब आप टेक ऑफ करेंगे तो आपके टारगेट को, आपके गोल को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी उलझनें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। समझ रहे हैं ना? सारी स्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी, सब कुछ प्रतिकूल रहेगा। मौसम भी प्रतिकूल रहेगा, कभी कोहरा पड़ेगा, कभी पानी बरसेगा, कभी ठंड पड़ेगी, कभी गर्मी आएगी। ये प्राकृतिक प्रकोप है, ये भी, इससे भी आपको जूझना है। सामाजिक, पारिवारिक परेशानी भी आएगी। समाज में लोग ताने कसेंगे। मिलिट्री में भर्ती होने जा रहे हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपके इष्ट मित्र, दोस्त यार, परिवार के लोग, रिश्तेदार, सब लोग आप पर कहीं न कहीं से शिकंजा कसेंगे, दबाव बनाएंगे। खास करके लड़कियों को ज़्यादा दिक्कत आती है, गर्ल्स। हमारे समाज में लोग अभी तक लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लड़कियां कैसे आगे जा रही हैं, कैसे घर से बाहर निकल रही हैं, कैसे ये मिलिट्री में जाएगी, कैसे ये फोर्स में जाएगी। तमाम तरह की सामाजिक विपरीत परिस्थितियां हैं। उसके बाद भी हमारी बेटियों ने इतना साहस दिखाया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। आप संपूर्ण मनुष्यों में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, एक विशेष स्थान। सबको, सबके कंधे पर स्टार होगा, वर्दी होगी, तो अपने आप यूनिक हो गए। देखिए इतने लोग बैठे हैं, आपकी वर्दी लग दिखाई दे रही है, दिख रही है ना? तो ऐसे ही आप भी जब सिलेक्ट हो जाएंगे, जब ट्रेनिंग करके निकलेंगे, देश की सेवा में जाएंगे, समाज की सेवा में जाएंगे, बॉर्डर पर रहेंगे, जहां भी आपकी तैनाती होगी, तो आप और आपका परिवार और आपका समाज और यह देश आप पर गर्व महसूस करेगा, आप पर प्राउड फील करेगा। समझ रहे हैं ना? आपने वह लक्ष्य डिसाइड किया है।
ये दुनिया का सबसे महान लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य है। और जब कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। तो इसलिए आप लोग मेहनत से बिल्कुल घबराए नहीं। समस्याएं आएंगी, लेकिन समस्याओं का निराकरण भी आपको ही करना है। इसके लिए आपको मेंटली एंड फिजिकली, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनना होगा। आप एक ऐसी सेवा में जाना चाह रहे हैं जहां पर शारीरिक और मानसिक मजबूती की जरूरत है, और सेवाओं में इतनी जरूरत नहीं है। दूसरी सेवाओं में आपको सिविल सेवा में जाना हो, कुछ और बनना हो, बैंकिंग में जाना हो, रेलवे में जाना हो, प्रशासनिक सेवाओं में जाना हो, जुडिशरी में जाना हो, न्यायिक सेवाओं में जाना हो, तो आपको फिजिकल स्ट्रांगनेस की उतनी ज़रूरत नहीं है, केवल मेंटल। बट आपने जो चयन किया, जो सिलेक्शन किया है अपने टारगेट को बनाने में, यहाँ पर दोनों तरह की योग्यता की ज़रूरत है। शारीरिक रूप से भी आप मजबूत हों और मानसिक रूप से भी आप मजबूत हों, तभी आप इस सेवा में जा सकते हैं। और यही आपको अन्य मनुष्यों से बेहतर मनुष्य बनाएगा। और उसका प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा आपको कि आपकी शारीरिक फिटनेस, शारीरिक ताकत कैसे बढ़े, आपकी मानसिक ताकत कैसे बढ़े, आपका मेंटल लेवल कैसे ऊंचा हो, आपके अंदर पेशेंस, धैर्य कैसे डेवलप हो। ठीक है, आपको लिखित परीक्षा को पास करने के लिए जो सिलेबस तैयार किया गया है वह उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा, दिल्ली पुलिस सेवा, आर्मी, पैरामिलिट्री, इन तमाम सेवाओं में जो पाठ्यक्रम डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ तैयार किया जाएगा लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए। कैसे आप SSB फेस करेंगे, कैसे आपका GD होगा, ठीक है, कैसे आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा, मनोवैज्ञानिक टेस्ट लिया जाता है। इन सारी चीज़ों की तैयारी यहाँ कराने का प्रयास हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ आपकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उसको भी तैयार कराया जाएगा। और इसमें आप जब तक मेंटली रेडी नहीं होंगे तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे। आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा और अपने लक्ष्य के बारे में दिन रात चिंतन करना पड़ेगा। आप लिख लें दीवारों पर अपने लक्ष्य को, अपने किताबों पर लिख दें, कॉपियों पर लिख दें, हमको ये बनना है। आपको सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, आते जाते हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में ही चिंतन करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था महाभारत के मैदान में, जिसे गीता का ज्ञान कहते हैं, उन्होंने यही कहा था कि मनुष्य वह सब कर सकता है जो वह सोच सकता है। तो आपने जब सोच लिया है तो आप कर सकते हैं। जितना अधिक सोचेंगे उतना बेहतर परिणाम आएगा। कारण क्या है? मनुष्य के दिमाग में तमाम खुराफात चलती है, बहुत कुछ सोचता है, मन बहुत ही चंचल होता है, वह गलत रास्ते पे ले जा सकता है, आपके लक्ष्य से आपको विचलित कर सकता है। कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप विजेता नहीं बन पाएंगे। समझ रहे हैं ना? राम और रावण का युद्ध हुआ था, कौन विजयी हुआ था? जब विजयी हुए तो राम ने लक्ष्मण से कहा, जा करके रावण से एक प्रश्न पूछो। कहा था ना? तो लक्ष्मण गए, रावण के सिर के पास खड़े हो गए, उन्होंने प्रश्न पूछा, कुछ नहीं बोला। समझ रहे हैं ना? लौट आए, राम से बताए, कहे जो प्रश्न पूछता है वह शिष्य होता है और जो प्रश्न का उत्तर देता है वो गुरु होता है। और गुरु के पैर के पास बैठ करके जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
तो अगर आपको रावण से कुछ प्रश्न पूछना है तो आपका गुरु है, उसके पैरों के पास खड़े होकर के प्रश्न पूछो, तब वो जवाब देगा। तो लक्ष्मण दोबारा गए उसके पास, समझ रहे हैं? उन्होंने पूछा तो उनके प्रश्न पूछने के पहले रावण ने कहा तुम पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। रावण ने कहा मैं तुमसे हर मामले में 20 था, 19 नहीं था। कहा कि मेरा कुल ब्राह्मण का कुल था, तुम्हारा क्षत्रिय था, तो मैं तुमसे कुल में ऊंचा, समाज में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा माना जाता है। तो रावण ने कहा कि मेरा ब्राह्मण का कुल सबसे ऊंचा, तुम हमसे नीचे। कहा धन में पूरी लंका मेरी सोने की, तुम्हारे पास कुछ नहीं, मेरे पास धन भी बहुत अधिक है तुमसे। कहा ताकत में मेरी सेना का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, मैंने इंद्र को जीत लिया, देवताओं को जीत लिया, मेरी सेना भी तुमसे भारी थी, मेरा कुल भी बड़ा, सेना भी बड़ी, मेरे पास धन भी ज्यादा, फिर आखिर तू जीता कैसे? मैं क्यों हार गया? समझ रहे हो ना सर? वह हर मामले में 20 था, लेकिन हारा क्यों? लक्ष्मण ने कहा, उत्तर दिया, कहा तुम चरित्रहीन थे और मैं चरित्रवान था। क्या डिफरेंस था? चरित्र का, कैरेक्टर का। तो रावण क्यों हारा? क्योंकि चरित्रहीन था, उसके पास सब कुछ ज्यादा था, ताकत भी ज्यादा थी, धन भी ज्यादा था, बुद्धिमान भी बहुत ज्यादा था, वो दुनिया में प्रकांड विद्वान माना जाता था, वो बुद्धि में उसको चारों वेदों का ज्ञान था, सब कुछ भारी था, फिर भी वह राम से क्यों हारा? क्योंकि उस पर कैरेक्टर नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लाइफ में अगर कोई व्यक्ति कामयाब होना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ये पहली शर्त है लाइफ में कामयाब होने के लिए। अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो सारे ताकत, सारी बुद्धि, सारा प्रयास वो आपका निष्फल हो जाएगा। ये प्रसंग आ गया, मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि लाइफ में कामयाब होने के लिए यह एक बहुत ही आवश्यक कंडीशन है, आवश्यक शर्त है। और आप लोगों ने जो रास्ता चुना है उसमें केवल आपका लक्ष्य दिखाई दे, इधर उधर दाएं बाएं कुछ भी दिमाग में नहीं आए, क्योंकि ये मन बहुत ही चंचल होता है। आप यहां बैठे हो ना, हम यहां लेक्चर दे रहे हैं, और आप चाहो तो सोचो मैं तो घंटा घर पे खड़ा हूं, चाट खा रहा हूं बैठ के, पहुंच गया मन वहां, अमेरिका पहुंच गए, बंबई पहुंच गए, मन तो पहुंच गया, बैठे यहां है, मन वहां है। तो मन को भी अपने बुद्धि के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने लक्ष्य के साथ कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है, तभी सफलता मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है, आपको देखिए यहां पर बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए, आपकी मेंटल पावर को इंक्रीज करने के लिए हम और हमारी टीम लगातार प्रयास करेंगे। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन हो, कैसे अपग्रेड हो, इस पर हम लोग काम करेंगे, बट इस पर आपको ज़्यादा करना है, करना आपको है, हम केवल एक रास्ता दिखाएंगे। महाभारत में आपने देखा होगा द्रोणाचार्य गुरु थे, उनके कितने शिष्य थे? 5 भाई पांडव थे और 100 भाई कौरव थे, 1 से 5 शिष्य थे, और उन्होंने सबको बराबर से शिक्षा दी कि नहीं दी?
उन्होंने जो एजुकेशन दिया सबको बराबरी से दिया, उसमें कोई उन्होंने भेदभाव नहीं किया। लेकिन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन निकला? अर्जुन निकला। तो ऐसे ही यहां पर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के सबको बराबर से अवसर दिया जाएगा। बट सर्वश्रेष्ठ कौन बनेगा यह तय आपको करना है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया है, जो उसको फॉलो करेगा वो सर्वश्रेष्ठ बनेगा, वो कामयाब होगा। उसी तरीके से जैसे उस समय हुआ था, आज भी होता है। क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं, कोई बच्चा टॉप करता है, कोई टॉप 10 में आता है, कोई सबसे पीछे 10 में रहता है, टॉप 50 में रहता है, पीछे से कहेगा नंबर 1 आए हैं। है कि नहीं? तो इसीलिए मेहनत करने की जरूरत है सब लोगों को, समझ रहे हैं? जैसे फिजिकल मेंटेन करने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, आरोग्य प्रदान करने के लिए हमें क्या जरूरत है? बैलेंस डाइट की। संतुलित आहार होना चाहिए हमारा। प्रोटीन के क्या क्या स्रोत हैं? प्रोटीन देखिए, जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन में सबसे बड़ा स्रोत, सबसे सरल और सबसे सस्ता दूध है। आप लोग दूध पिए खूब, ठीक है? पनीर खाएं, सोया खाएं, दाल खाएं, ठीक है? ये प्रचुर मात्रा में खाएं, क्योंकि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। शारीरिक जो विकास होता है, जो शारीरिक वृद्धि होती है, जिनको बचपन से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन दिया जाता है, उनकी शारीरिक ग्रोथ ज़्यादा होती है। इसलिए छोटे बच्चों को और बड़े होने तक, टीनेजर्स तक, 18 से 20 साल तक, 19 साल तक दूध पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है। टीन एजर किसे कहते हैं? कहा जाता है ना टीनेज। हाँ, क्या बताया? टीन एज। कोई जानता है व्हाट इज टीनेज? एक वर्ड आता है ना, टीनेजर्स। नहीं जानते? जब आप गिनती गिनते हैं अंग्रेजी में, तो 13 से शुरू होता है टीन, अब कहाँ खत्म होता है? 19 तक। उसके बाद पूरी गिनती में कहीं टीन नहीं आता है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर उसके पहले उसके बाद कभी टीन नहीं आता। आता है कहीं? नहीं आता है। तो इस बीच में जिसकी एज होती है उसे क्या बोलते हैं? टीनेजर। ये सब सुने होंगे कई बार ना। इसके बीच में जो भी इस एज में है उसको बोलते हैं टीनेजर। और यही टीनेजर एक ऐसी एज होती है जहां पर आपके भविष्य का निर्माण होता है। आप लाइफ में क्या बनेंगे, क्या होंगे, उसकी नींव यहीं पड़ जाती है। आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी फिटनेस कैसी होगी, आपकी आदतें कैसी होंगी, हैबिट्स कैसी होंगी, ये इसी टीन एज में ही इसका निर्माण हो जाता है। इस टीन एज में अगर आपकी संगति अच्छी है, आपका खान पान अच्छा है, आपका सोच, आपका विचार अच्छा है, तो निश्चित रूप से आप लाइफ में अच्छा रहेंगे। इसीलिए टीन एज और हाइट भी जो बढ़ती है, देखते होंगे 12 साल का बच्चा जो है बहुत तेजी से नहीं ग्रोथ करता है, लेकिन जैसे ही वो 13वें वर्ष पहुंचता है, 14वें, 15वें, 16वें वर्ष में वो बहुत लंबा हो जाता है ना, और 19 तक वो कंप्लीट कर जाता है अपनी हाइट। तो इस एज में प्रोटीन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। जितना अधिक प्रोटीन खाएंगे, जितना अधिक दूध पिएंगे, पनीर खाएंगे, मांस, मछली, अंडे खाएंगे, जो नॉन वेजिटेरियन है, तो आपकी हाइट उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी।
एक टीनेज का बहुत ही लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल होता है, समझा ना। तो आप लोगों को इस पर बहुत विशेष फोकस करने की जरूरत है। विटामिन्स और मिनरल्स खाने के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स जो मौसमी फल होते हैं उसका सेवन करिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों का सेवन करिए जो मौसम में बहुत सस्ती उपलब्ध हो जाती हैं, खेतों में भी लोग बोते हैं, खाते हैं उसको। तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको नशा बिल्कुल नहीं करना है, गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है, बीड़ी बिल्कुल नहीं पीना है। इन सारी चीज़ों का मनुष्य के बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए कुछ भी आप खाएं ये जरूर सोच लें कि इसमें प्रोटीन कितना मिल रहा है, इसमें मिनरल कितना मिल रहा है, इसमें विटामिन कितना मिल रहा है, जो हमारे बॉडी के लिए अति आवश्यक है। अगर आपको मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है तो उसको मत खाइए। इतना तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा अब तक, कितने बड़े हुए हैं, पढ़े होंगे ना। तो उसको फॉलो करिए लाइफ में, तो अलग दिखाई देंगे, चमकेंगे, समझ रहे हैं ना। ये कुछ लोग ऊपर से लिपापोती करते हैं, खूब क्रीम लगाएंगे, फेयर एंड लवली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फेयरनेस नहीं आएगी उससे, समझ रहे हैं ना। उस रंग रोगन और लिपापोती से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपके अंदर से ग्रोथ नहीं होगी, चमक नहीं आएगी, तब तक आप नहीं चमकने वाले। ये बात समझ रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको चमकना है और आपको दमकना है तो आपको अपने खान पान पर विशेष फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं। और आपके मेंटल फिटनेस के लिए, रिटर्न तैयारी कराई जाएगी। देखिए मोटा जो जनरल स्टडी का पेपर होता है, उस जनरल स्टडी के पेपर में इतिहास, भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें सिंधु सभ्यता और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वह गुप्ता पीरियड हो, मौर्य पीरियड हो, दिल्ली सल्तनत हो, मुगल काल हो, और स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट रहा हो, बहुत बड़ा पार्ट है, 150-200 वर्षों का। ये पूरा इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसका आप बाकायदा नोट्स बनाएंगे, इसको अच्छे से तैयार करेंगे, ताकि भारतीय इतिहास का कोई भी क्वेश्चन आप आए तो उसको आप सॉल्व कर लें अच्छे से, समझ रहे हैं सर। इसके बाद भूगोल में भारतीय भूगोल है, जैसे हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल में हमारे देश के किस भाग में कैसी मिट्टी होती है, कौन सा वहाँ अनाज पैदा होता है, वहाँ के क्लाइमेट क्या है, ठीक है, वहाँ की बरसात कैसे होती है, नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं, किधर से पानी किधर जाता है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, वो कहाँ तक पहुँचती है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ठीक है। इसके बाद कौन सा पदार्थ कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ मिलता है, चांदी कहाँ मिलती है, कोयला कहाँ मिलता है, पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, ये भूगोल में आपको पढ़ाया जाएगा। एक खेती पढ़ाई जाएगी, कृषि भूगोल होता है, कौन सा अनाज कहाँ पैदा होता है, कौन सी मिट्टी होती है, कितने प्रकार की, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, तमाम तरह की मिट्टियाँ होती है ना, पढ़े होंगे। तो ये सारा चीज़ आपको भूगोल में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़ाई जाएगी, भारत का संविधान पढ़ाया जाएगा, हमारे देश के संविधान की क्या व्यवस्था है, न्यायपालिका का गठन कैसे होता है, चुनाव आयोग का गठन कैसे होता है, भारतीय संसद कैसे बनती है, राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री चुनाव कैसे होता है, लोकसभा राज्यसभा का गठन कैसे होता है, राज्य विधानमंडल कैसे बनता है, विधान परिषद कैसे बनता है, विधानसभा कैसे बनती है। इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, उसके अलग टीचर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के बारे में जो जनरल चीज़ें हैं उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा, ताकि आपका वो अच्छे से तैयार हो जाए। इसके बाद सामान्य मैथ भी आता है पेपर में, तो सामान्य मैथ में
जैसे काम समय, चाल समय हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, हाँ, बट्टा हो गया, सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये आता है ज्योमेट्री का भी कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ बीजगणित का भी क्वेश्चन आता है। इसके बारे में अभी आपको घनमूल वगैरह है, वर्गमूल है, याद है आप लोगों को? नहीं याद है? ये सारी चीज़ें पूरे विस्तार में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग भी आपको पढ़ाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताई जाएंगी ताकि आपका ये जो सिलेबस है पूरा कवर हो जाए, और बीच बीच में आपकी टेस्टिंग भी होगी, आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और एक हमारा नोटिस बोर्ड होगा, उस नोटिस बोर्ड पर पूरे देश में जहाँ भी वैकेंसी निकलेगी हमारी टीम उसको सर्च करेगी, नोटिस बोर्ड चस्पा करेगी, आपको उसका फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आपको बताया जाएगा परीक्षा कब होगी, कहाँ होगी, ठीक है। आप फॉर्म भरेंगे, आप लोग वहाँ परीक्षा देंगे, लेकिन उसके पहले तैयारी कर लीजिए अपनी। ऐसे फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा। पता चला कि 500 वैकेंसी आई है, 5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, ऐसा होता है ना। जिसने इंटर पास कर लिया, बीए पास कर लिया, वो फॉर्म भर देता जा करके। पता चला उसकी 500 रुपया फीस है, 5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, कितना पैसा हो गया बताइए। तो सिलेक्शन होना 500 लोगों का, सरकार के पास करोड़ों रुपए ऐसे पहुंच जाते हैं खाली बेरोजगारों को फॉर्म भरने से। सरकार के पास पहुंच गया और नौकरी मिल रही 500 लोगों को। कंपटीशन होता है खाली 5000 लोगों में। पूरे देश में 5000 10,000 लोग ऐसे होंगे जो रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं ना पूरे देश में। उसी में दिल्ली का बच्चा भी परीक्षा में बैठेगा, इलाहाबाद का भी बैठेगा, भोपाल का बैठेगा, इंदौर का बैठेगा, जहाँ बहुत बड़े बड़े एजुकेशन हब हैं, जहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जा रही है, और वहीं पर आप लोग भी हो, उसमें आप भी बैठेंगे। तो जो प्रतियोगिता आपकी होगी उन बच्चों से, आपकी भागीदारी तब होगी जब आप मेंटली एंड फिजिकली पूरा प्रिपेयर होंगे अच्छे तरीके से। समझ रहे हैं ना? तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। आपने एडमिशन ले लिया, फीस जमा कर दी तो आपका सिलेक्शन हो गया, इससे कुछ नहीं होना है। आपको निश्चित रूप से बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वह उस बच्चे से होने जा रहा है जो विगत 4 साल 5 साल से क्लास 6 स्टैंडर्ड से ही लगा हुआ है। क्लास 5 पास किया, 6 में गया, वहीं से ज्वाइन कर लिया एकेडमी, वहीं से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। जब आपको पता भी नहीं था कि होता क्या है। पता था क्या आपको? जब क्लास 6 पहुंचे तो पता था कुछ? नहीं पता था। क्यों नहीं मालूम था ना? अभी यहाँ ओपन होने पहले भी नहीं मालूम रहा होगा, बताया गया तो मालूम हुआ। तो आप कितना पीछे हो, सोच लो। पीछे हो कि नहीं पीछे हो? भाई हम लोग बहुत पीछे हैं अभी ना, और हमारा कंपटीशन किससे होगा? उनसे होगा जो क्लास 6 से लगे हुए हैं। तो हमको और अधिक परिश्रम करने की जरूरत है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसको हमेशा याद करना। कभी भी फ्रस्ट्रेट मत होना, निराश मत होना। एंड कभी नहीं होता है किसी चीज का, समझ गए? कोई भी चीज कभी एंड नहीं होती है। एफर्ट नेवर डाई, इसको याद रखना आप लोग। इसको जब याद रखोगे तो निश्चित रूप से आप एक दिन कामयाब होंगे, और आपकी कामयाबी से आपके घर परिवार के लोग कितना प्रसन्न होंगे, थोड़ा सोचिए। होंगे कि नहीं होंगे? हम कितना प्रसन्न होंगे, थोड़ा सोचिए आप। मुझे प्राउड फील होगा कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें भी प्राउड होगा, पूरे जनपद को होगा, पूरे देश को होगा। समझा ना? yes, sir. तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत भाग्य से ये शरीर मिला है मनुष्य का, तो इसका कुछ ऐसा करिए कि दुनिया याद करे। और आप लोगों ने वो निश्चय कर लिया है। अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि आप लोगों को जाना भी होगा, और मैं समझता हूं कि मैं जो कहना चाह रहा था वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है? यस सर। अब करना आपको है, ठीक है? किसे करना है?
आपको करना है, कहीं कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए, आप बताएं। वैसे भी परेशानियों से जूझना ही मनुष्य का स्वभाव होता है। वही मनुष्य आगे जाता है जो परेशानियों को जूझता है। वो सोचता है कि यह परेशानियां हमारे लिए एक पुरस्कार है। क्यों? परेशानियां क्या होती हैं? पुरस्कार, अवार्ड। ये बताइए, आज डिसीजन लिया गया कि कल इनका राज्याभिषेक होगा। आज निर्णय लिया गया कि कल इनका राज्याभिषेक होगा। लोगों ने कहा कि दो भाई तो ननिहाल में हैं, ये कैसा आप मुहूर्त निकाल रहे हैं? वशिष्ठ जो उनके गुरु थे, कहा जाता है कि वशिष्ठ को ब्रह्मा जितना ज्ञान प्राप्त था। वशिष्ठ जी को ब्रह्मा के बराबर ज्ञान था, केवल उनको पद नहीं मिला था सृष्टि की रचना करने का, बाकी उनके पास भी उतना ही नॉलेज था, उतना टैलेंट था। उन्होंने क्या निकाला? शुभ मुहूर्त। हमारे देश में बिना शुभ मुहूर्त के कोई काम होता है? नहीं होता है। तो वहां कौन निकाला था शुभ मुहूर्त? वशिष्ठ जी, जो ब्रह्मा के बराबर ज्ञानी थे। और क्या निकाला कि कल ही राज्याभिषेक का शुभ दिन है। और रात में क्या हुआ? माथा पलट गया, उनको वनवास हो गया। जिस दिन राज्याभिषेक होना था, एक व्यक्ति राजा बनने जा रहा था अयोध्या जैसे देश का, और उसे वनवास हो गया। तो वनवास हो गया तो क्या वो घबराए थे? वो मुस्कुराए थे। जिसको वनवास हुआ वो रोया नहीं। अगर आज कोई बाप अपने बेटे से कह दे तुमको वनवास दे रहा हूं, तो क्या करेगा वो? तो उन्होंने मुस्कुराया, ठीक है, और कहा कि लगता है कि मेरे पूर्व जन्मों के फल जागृत हो गए हैं, जो मुझे वन में जाने का अवसर मिला है। और अगर उनको वन नहीं हुआ होता तो आज हम उनकी चर्चा करते यहाँ? क्यों? रामायण लिखी जाती? नहीं लिखी जाती। उन्हें आज कोई याद करता? इतने हजारों साल के बाद नहीं करता ना। तो ऐसे ही समस्याएं क्या होती हैं? पुरस्कार। तो समस्याओं से कभी मत घबराना। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, मैं तो समझता हूं कि उतनी बड़ी समस्या तो नहीं आने वाली है। कम से कम अगर आएगी तो छोटी ही रहेगी, उतनी बड़ी समस्या नहीं रहेगी। क्यों? उनसे भी बड़ी समस्या किसके जीवन में आई? वो तो मान लो 14-15 साल के रहे होंगे, 18 साल के, तब वनवास हुआ। उनके बाद जो जन्म लिए श्री कृष्ण, तो उनके तो पैदा होने की भविष्यवाणी के पहले से ही उनके माँ बाप को जेल में डाल दिया गया। क्यों? बताओ आप। मतलब भविष्यवाणी हुई कि 8वां पुत्र होगा तब ये कांड करेगा, हैं? उसके पहले ही कंस ने उनके माँ बाप को जेल में डाल दिया। कहा मैं मार डालूंगा, कांड कैसे होगा? तो कितनी बड़ी परेशानी थी बताओ? ठीक नहीं थी? तो क्या कुछ हुआ उनका? आजाद कर रहे हैं हम लोग। बोलिए। ऐसे ही हमारे देश में देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे। उनके जीवन में कितनी परेशानियां आई थी, आज उनको लोग याद करते हैं। हमारे देश के मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं इस समय, क्या उनका जीवन बड़ा आसान था? कितनी कठिनाई से जीवन उन्होंने बिताया अपना। आज देखिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, है कि नहीं है? तो वैसे ही लाइफ में परेशानियां और कठिनाइयां एक पुरस्कार के रूप में होती हैं। जो मनुष्य इन कठिनाइयों को, इन परेशानियों को मुस्कुराता है देख करके, वही महान बनता है, इतिहास बनाता है, वही महान होता है, वही इतिहास बनाता है। सरदार भगत सिंह को जो फांसी की सजा हुई तो क्या वो रोए थे? मुस्कुराए थे ना। उनको पता है मैं न जा रहा हूं, तो आज उनको भगत सिंह कहते हैं, इसलिए उदाहरण देते हैं लोग उनका। सुभाष चंद्र बोस क्या डर गए थे? उन्होंने
क्या क्या काम किया देश जानते ही हैं। चंद्रशेखर आजाद क्या डर गए थे? उनके सामने कम परेशानी थी, परेशानियां ही परेशानियां थी। तो ऐसे ही मनुष्य का जीवन परेशानियों से भरा पड़ा है, और जो मनुष्य इन परेशानियों को मुस्कुराता है देख करके, वो आगे बढ़ जाता है, और जो घबराता है, रोता है, वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोगों को परेशानियों को देख करके कभी लाइफ में घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कभी निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो लक्ष्य बना लिए हैं, जो टारगेट बना लिए हैं, उसको पाने के लिए जितना मैक्सिमम एफर्ट आपका हो सकता है उतना करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।